नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रोज की भांति फिर से आपके सामने आ चुके हैं प्रवीण सर, आज के नए सेट के साथ, जो होगा सेट नंबर 10। और ये जो रीजनिंग है, किस किस एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट आपके इंपॉर्टेंट होगा, तो आप समझिएगा जो बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी के जो एग्जाम देने वाले हैं वो चाहे टीचर का एग्जाम हो या मेन बीपीएससी का एग्जाम हो, जो हमेशा होता है, उससे भी रीजनिंग के मजेदार सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एसएससी का जो भी एग्जाम देना हो, आपको सीएचएसएल देना हो, एमटीएस देना हो, सीजीएल देना हो, उन सब के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आपके सामने। और आपका उससे पहले कुछ बताना चाहूंगा, बेतिया का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान पारा कॉम्पिटिटिव जोन। यानी अगर आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और आपका पढ़ने में मन लगता है, क्योंकि यहाँ टिकते वही हैं जो पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए बैच आ चुका है। 28 नवंबर को सुबह 9 बजे से आपकी बैच शुरुआत हो चुकी है। तो देरी ना करें, जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करें और लुत्फ उठाएं ऑफलाइन पढ़ाई का, जो चंपारण की धरती बेतिया में कमलनाथ नगर में स्थित है। तो ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी दोनों का मजा आप ले सकते हैं इस संस्थान में। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो क्लासिफिकेशन से है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। इसमें 4 में से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपका एक वर्ग से होगा और एक ऐसा होगा जो उस वर्ग से अलग होगा। कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे समझिए। जानवर, यानी बिल्ली क्या है? जानवर है। वैसे कहेंगे वृत्त क्या है? आकृति है। पेंसिल क्या है? लेखन सामग्री है। ट्रक क्या है? वाहन है। आप देखिए जो एरो मैंने बनाया है, इस एरो में क्या डिफरेंस है। इन तीनों में जो एरो बना है, ये एरो लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहा है, जबकि फर्स्ट वाला ऑप्शन में राइट टू लेफ्ट की ओर आ रहा है। तो ये तीनों जो है किसी एक नियम को फॉलो करते हैं, यानी पहले आपकी सामग्री आई है, फिर आपका नाम लिखा गया है। पहले आपका वृत्त लिखा हुआ है, आकृति का एक हिस्सा है, वाहन का एक हिस्सा है, लेखन सामग्री का एक हिस्सा है। लेकिन बिल्ली का एक हिस्सा जानवर नहीं है, जानवर का एक हिस्सा बिल्ली है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन क्या है? बाकी सबसे अलग है। अगला सवाल। ये सारे सवाल आपको देखते बन जाने चाहिए, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगना चाहिए आपके क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगला सवाल इससे भी आसान है, देखते सवाल बन जाना चाहिए। आज का सेशन बहुत ही आसान होने वाला है मेरे ख्याल से। चलिए, ये आपका क्लासिफिकेशन का फिर से सवाल आया है। क्या है? 20, 18, 15, 13, 14, 12, 25, 19। भैया इन सब में दो दो का गैप आ रहा है, बाकी में दो का गैप नहीं है, 6 का गैप है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो ऑप्शन आप आंसर टिक कर रहे हैं, बाकी तीनों को जो आप छोड़ रहे हैं, उसका किसी ना किसी प्रकार से एक रिश्ता होना चाहिए। अगला सवाल फिर से आ जाइए। अगला सवाल आपका आया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। भैया सवाल पूछ रहा है कि आपको बताना है कि प्लस और माइनस को अगर आप बदल देते हैं, चिन्हों को आपस से बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? ऑप्शन दिया है, ना तो एक होगा ना तो दो, यानी दोनों गलत हो जाएंगे। कह रहा है कि एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। कह रहा है कि केवल दो सही होगा, केवल एक सही होगा। भैया तो इसमें क्या है, आपका जितना तेज कैलकुलेशन होगा उतना अच्छा आपका आंसर आएगा। आपको यहाँ प्लस डाल देना है और यहाँ आपको माइनस डाल देना है, कैलकुलेशन कर देना है। 11 प्लस 16 गुने 3 भागा 4 माइनस 12, ये कैलकुलेशन आपको करना है। नहीं होगा, मैं पूरा लिख देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। जितना तेज कैलकुलेशन आप करेंगे, माइनस को प्लस से बदल देना है और प्लस को माइनस से बदल देना है और कैलकुलेशन कर देना है। इसको लिखेंगे एक साथ इकट्ठा, तो 11 प्लस सीधे लिख सकते हैं 16 गुने 3 भागा 4, तो 4 चौका 16, 4 3 12, 12 हो जाएगा माइनस 12। 12 और 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 में से 12 जाएगा जी 11, यानी पहला वाला समीकरण क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा समीकरण चेक करते हैं। 15 गुने 3, यानी आपको यहाँ प्लस रखना है और यहाँ माइनस रखना है, तो क्या होगा? 45 प्लस 45 भागा 5 क्या हो जाएगा? 9 माइनस 30। इसका मतलब 45 और 9 क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और 54 में से 30 घटाइएगा तो 14 आना चाहिए, जबकि ये क्या है? गलत है। इसका मतलब केवल एक समीकरण आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, दूसरा वाला समीकरण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है डाइस, ओपन डाइस। ओपन डाइस में दो तीन चीजें ध्यान रखनी है आपको। भैया सबसे पहला ध्यान रखना है कि ओपन डाइस में जो आपको दिया है, प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत होता है। प्रत्येक तीसरा, आप गिनती कीजिए 1 2 3, ए का अपोजिट एल हो जाएगा। वैसे बी 1 2 3, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा और एन का अपोजिट एक्स हो जाएगा। अपोजिट हो गया। अब अपोजिट निकालने के बाद आपको देखना है कि दो अपोजिट ना ही एक साथ दिखने चाहिए, ना ही एक साथ छुपने चाहिए। किस ऑप्शन में दोनों दिख रहे हैं और छुप रहे हैं? आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एन बी ए, एन बी ए ये बनेगा। अच्छा, वाई एल एक्स, वाई एल एक्स ये भी बन जाएगा। प्लस ए वाई, प्लस नहीं गुना है, गुना ए
और y, ये भी बन जाएगा, और गुना एल और ए नहीं बनेगा। इसका मतलब ये जो सवाल पूछा था, इस सवाल में स्टेटमेंट छूटा हुआ है, पूछा था कि कौन सा पासा नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, ये सवाल आपका था, नहीं बन सकता है। यानी सवाल था कि खुले पासे को अगर बंद किया जाए, मोड़ा जाए, तो कौन सा पासा इसमें से नहीं बन सकता है। तो नहीं बनने का और बनने में अंतर क्या है? अगर दो अपोजिट एक साथ दिख गया, इसका मतलब वो नहीं बनेगा। तो ए और एल एक दूसरे का अपोजिट है और दोनों एक साथ दिख रहा है, इसका मतलब ये पासा कभी नहीं बन सकता। और यही आपसे सवाल पूछा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी तीनों का तीनों क्या हो जाएगा जी? बन जाएगा। क्लियर है? सवाल आपका उल्टा पूछा था, लेकिन अच्छा सवाल था। इसलिए क्वेश्चन को बनाते समय ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना भी रीजनिंग की कला होती है। अगला सवाल एनालॉजी से रिलेटेड है, और ये सवाल क्या है जी? सिंपल सवाल है। 38 और 78 में रिलेशन क्या करना है? तो भैया 38 गुने 2 क्या होता है? तो 38 गुने 2 होता है 76, और प्लस 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78। 46 गुने 2 क्या होता है? तो 46 गुने 2 होता है 92, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 94। तो आप भी क्या कीजिए, 102 गुने 2 कर दीजिए, 204 हो जाएगा, और 204 में 2 जोड़ दीजिए, 206। जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी इस पार्ट की जो समानता होगी, इस पार्ट की जो समानता होगी, इन दोनों के नियम को बीच में समान कर देना है। इसी को कहते हैं एनालॉजी। समानता, समरूपता, सदृश्यता, जो कहिए वो आपके लिए सही है। अगला सवाल काउंटिंग ऑफ फिगर से है, सीएचएसएल में पूछा हुआ सवाल है। सवाल कह रहा है, ये 2023 से पूछा हुआ सवाल है, और ऐसे बहुत से सवाल आपके सीएचएसएल के हर सेट में पूछे गए थे। सवाल है कि कितने चतुर्भुज बनेंगे? तो कल ही मैंने बताया था सेट में कि चतुर्भुज बराबर होता है आयतों की संख्या। अगर आप आयत की संख्या निकाल रहे हैं, तो आप चतुर्भुज की संख्या ही निकाल रहे हैं, क्योंकि आयत होता क्या है? चतुर्भुज का हिस्सा ही होता है। कौन सा चतुर्भुज होता है? ये समानांतर चतुर्भुज, इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर इसको हम तोड़ के समझना चाहें, तो ध्यान से समझिएगा। अगर इन दोनों लाइन की बात किया जाए, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो आप मुझे बताइए इसमें कितने आपके आयत बनते हैं? तो भैया इसमें नियम है कि हम 1 2 3 लिख देते हैं, और इसको जोड़ देते हैं, 3 2 5 1 6, और ऊपर कितने बॉक्स हैं? 1, और दोनों को गुना किया जाता है, यानी हो जाता है 6। इसका मतलब कि इसमें अगर आयत की बात किया जाए तो टोटल 6 आयत होते हैं। बेसिक से भी मैं बताना चाहूंगा, देख लो, 1 2 3, इन दोनों को मिलाकर 4, इन दोनों को मिलाकर 5, और सबको मिलाकर 6। इसका मतलब सिर्फ इसको देखा जाए तो आपके कितने आयत? 6 आयत। इसके बाद आपके बीच में एक लाइन आया है, इस लाइन के आने से आयतों की संख्या कितनी बढ़ेगी? तो आप कहेंगे सर 1 और 1 2, ठीक है। इसके बाद आपके नीचे 2 लाइन आया है, 1 और 1। इन दोनों लाइन के आने से आयत की संख्या कितनी बढ़ती है? तो गिन लेते हैं, 1 2 3, और इनको दोनों को मिलाकर एक बनेगा 4, और इनको एक मिला के बनेगा 5। इसका मतलब इस वाले बॉक्स में कितने आयत बन गए? तो आप कहेंगे 5। अच्छा, नीचे आपका एक लाइन ये वाला आया है, एक लाइन ये वाला आया है। तो ऊपर जब 2 लाइन आया था, 5 बनाया था, तो नीचे भी कितना बनाएगा मेरे दोस्त? 5 बनाएगा। कोई डाउट इसमें? इसके अलावा आप सबसे बड़े वाले आयत की बात करें, सबसे बड़े वाली, इसकी गिनती आपने नहीं की है, इसका मतलब आपका आंसर कितना जाएगा? तो 6 2 8 5 13, 13 5 18 19। लेकिन आपको इसमें ध्यान से देखना होगा, 1 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, इसकी गिनती 5 ठीक है। 1 2 3 4 और 5, इसकी गिनती 5 ठीक है। इन दोनों की गिनती आपकी हो जाएगी 2, ये भी ठीक है। और सबसे बड़े वाले की गिनती हुई थी 6। अच्छा, इसकी गिनती हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ध्यान से देखिएगा, इसकी गिनती हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 6 2 8 8 5 13, और 13 5 18। आपका क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में कोई डाउट? क्योंकि मुझे आंसर में डाउट लग रहा है। क्वेश्चन तो ठीक लग रहा है, एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ, क्योंकि इसके आंसर में मुझे डाउट है। एक बार ध्यान से देखिए, इसमें अगर आयत की बात की जाए, डबल लाइन, इसमें आयत कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6 आयत यहाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन के आने से आयतों की संख्या कितनी आएगी साथ में? तो आप कहेंगे सर 1 और 1 2, यानी 2 आयत और आ गया। अच्छा, इस लाइन के आने से आपके आयत कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 2, एक इधर और एक इधर। और इसके आने से फिर कितने बनेंगे? तो 1 2 और 1 3। तो टोटल आप कहेंगे तो कहेंगे 5, ठीक है। इसमें 1 2 3 ये हो गया, इनको मिलाकर एक हो गया 4, और इनको मिलाकर एक हो गया
5, ठीक है। इसके बाद नीचे अगर आएंगे तो एक लाइन यहाँ आया है और यही लाइन पूरा यहाँ तक आ गया है। तो इसकी अगर बात करें तो आप कहेंगे सर 1 2 3, फिर से इनको मिलाकर एक आयत बनता है 4 और इनको मिलाकर एक आयत बनता है तो आप कहेंगे 5, 5 यहाँ भी है। और इस लाइन के आने से दो आयत बनेगा, एक आयत यहाँ बनाएगा और एक आयत इधर मिलके बनेगा, यानी ये कितना हो गया 2। तो 6 2 8 5 13 5 18 2 20, यही आपका सही जवाब है। क्लियर है? अगले सवाल को रिमूव करते हैं। अगला सवाल आपका जो है वो एनालॉजी से रिलेटेड है। इसका मतलब समानता। कहने का मतलब है कि इसमें जो नियम चलेगा वही नियम यहाँ भी चलना चाहिए और सेम वही नियम किस ऑप्शन में चलेगा आपको खोजना है। तो भैया मेरे ख्याल से 39 दूनी कितना होता है, तो आप कहेंगे 78 होता है, ठीक है। और 78 में कितना जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए तो 81 हो जाएगा। इसका मतलब 2 से गुना हुआ है और 3 क्या हुआ है, प्लस हुआ है। नीचे भी वही हाल हुआ है, यहाँ भी आपका 2 से क्या हुआ है, गुना हुआ है और 3 प्लस आपका जोड़ा गया है। ऐसा ही नियम किस ऑप्शन में चल रहा है, ध्यान से देखो। अगर हम बात करें तो 84 गुने 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 84 गुने 2 होता है सर 168, और 168 में कितना जोड़ा जाए, तो 3 जोड़ने पर 171 आएगा। यही एक ऑप्शन है जिसमें ये वाला नियम काम कर रहा है, यानी समानता है, इसमें समरूपता है, सदृश्यता है। बाकी किसी ऑप्शन में समानता नहीं दिख रही है। जो ऊपर नियम लगा है यही नियम आपका क्या है, नीचे भी लगा है। बाकी किसी ऑप्शन में जाइएगा तो ये नियम फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 2 गुना तो है लेकिन प्लस 3 नहीं हुआ है, यहाँ 2 गुना तो है लेकिन प्लस 3 नहीं हुआ है, यहाँ 2 गुना तो है लेकिन प्लस 3 नहीं हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही जल्द रीजनिंग के टॉपिक वाइज मैं आपके सामने लेके आऊंगा प्रैक्टिस सेट, यानी आपके सामने लाइव क्लास भी चलेंगी बहुत ही जल्दी। हमारा एक नया सेटअप बैठने जा रहा है जिसके थ्रू हम लाइव क्लास लेंगे, आप सामने रहेंगे, आपको क्वेश्चन बनाने का मौका दिया जाएगा। एक टाइमर होगा जो चलता रहेगा, आपको 30 सेकंड 40 सेकंड में उस क्वेश्चन को बनाना होगा। तो तैयार रहिएगा, बहुत ही जल्द पारा कॉम्पिटिटिव जोन एक नए जोश और जुनून के साथ आपके सामने प्रस्तुति करेगा, इसलिए उसके लिए तैयार रहेंगे। अगला सवाल है, एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, भैया इशारा किसकी तरफ किया गया है, तो आप कहेंगे सर महिला की ओर किया गया है। और इशारा किया किसने है, तो इशारा प्रिया ने किया है। और प्रिया ने इशारा करके क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। प्रिया, देखिए जब भी आप किसी के बारे में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में जब तक आप कुछ नहीं बोलिएगा तब तक आप किसी और से अपना लिंक जोड़ नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी से अपना रिलेशन बताना है, तो मैं कैसे बताता हूँ कि वह मेरे पापा के, चाचा के, काकी के कुछ लगते हैं। तो जब तक आप अपने बारे में नहीं बोलिएगा तब तक कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो हर इंसान जो किसी की तरफ इशारा करता है वो अपने बारे में कुछ ना कुछ बातें जरूर बोलता है। क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, इस महिला की ओर इशारा करके प्रिया ने कहा है कि वह मेरे, यानी अपने बारे में क्या बोल रही है समझो, मेरे भाई के इकलौते बेटे की माँ है। इकलौते बेटे की माँ, आप ध्यान से समझिएगा। मेरे भाई के, यानी अपने भाई की बात कर रही है, मेरे भाई के इकलौते बेटे यानी उसका भाई का बेटा है, की माँ है। ध्यान से समझिए, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वह महिला प्रिया से कैसे संबंधित है, पूछ रहा है कि ये महिला जो है प्रिया से कैसे संबंधित है। प्रिया ने क्या कहा, मेरे भाई के इकलौते बेटे, यानी इसका क्या हुआ, भतीजा हुआ। तो मेरे भाई के इकलौते बेटी की माँ, इसका मतलब ये औरत जो है ये प्रिया की कौन है, तो उसकी भाई की पत्नी है, इसका मतलब कौन है, भाभी है। तो पूछ रहा है कि वह महिला, ये महिला के बारे में पूछ रहा है कि प्रिया से कैसे संबंधित है, तो भैया भाभी है। अगर प्रिया के बारे में पूछता तो प्रिया उसकी क्या हो जाती, ननद हो जाती। अगला सवाल, अगला सवाल जो है ये सवाल आपका सिलॉग से है। कह रहा है कुछ एफ टी है, एफ का कुछ पार्ट उसने टी बना दिया, एफ का कुछ पार्ट उसने टी बना दिया, ठीक है। कुछ टी पी है, टी का कुछ पार्ट उसने पी बना दिया। आगे कह रहा है कि कुछ पी, अच्छा निष्कर्ष आपसे क्या पूछा है, कथन देने के बाद आपसे निष्कर्ष पूछा जा रहा है कि कुछ पी टी है। कह रहा है कि पी का कुछ हिस्सा टी है, बिल्कुल 100% श्योर दिख रहा है कि आपका जो पी का कुछ हिस्सा वो क्या है, टी है। अगला दे रहा है कि कोई एफ टी नहीं है, कह रहा है एफ का कोई हिस्सा टी नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ तक कंफर्म दिख रहा है कि एफ का कुछ हिस्सा टी है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कोई एफ टी नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से क्या होगा, गलत होगा। तीसरा कह रहा है कि कोई पी एफ नहीं है, भैया पी और एफ में कोई भी क्लियर रिलेशन आपके सामने नहीं दिया गया है। तो जब भी रिलेशन क्लियर ना दिया हो, हमेशा आप डाउट में रहते हैं और डाउट वाला पोर्शन नॉट फॉलो में जाता है।
फॉलो वही करेगा, अनुसरण वही करेगा जो 100% श्योर होगा। इसका मतलब जिस भी ऑप्शन में निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा वही आपका क्या होगा, जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, ये सवाल है कोडिंग और डिकोडिंग से। आइए देखते हैं कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल कैसा होगा। बॉलर, बॉलर दिया है TF NX QC। रिलेशन कैसे बनता है, रिलेशन को ध्यान से देखिए कैसे बना है रिलेशन। स्टार्टिंग से अगर देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ 20 है, बहुत ही लंबा रिलेशन है। थोड़ा छोटा करते हैं, ऑपोजिट से देखते चलते हैं। 18 से 20 थोड़ा अच्छा लग रहा है, 5 से 6, 12 से 14, 23 से 24, वैसे ही आपका 15 है तो यहाँ 17 है, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है, 3 है। यानी रिलेशन आगे से नहीं पीछे से बन रहा है। 18 + 2 यानी पहले क्या किया, 2 जोड़ा, फिर 5 + 1 फिर 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर क्या किया, 1 जोड़ा। इसका मतलब +2 +1 का रिलेशन चल रहा है। और किधर से चल रहा है मेरे दोस्त, तो ये पीछे की तरफ से चल रहा है। तो सबसे पहले +2 जोड़ा है, जोड़ते जाइए, ऑप्शन को काटते जाइए। 14 में 2 जोड़ेंगे 16 होगा, ठीक है। पी से सब ऑप्शन शुरू हुआ है, सारा ऑप्शन ठीक है। इसके बाद 1 जोड़ेगा तो ए के बाद बी लेगा, सब में बी लिया है, सारे ऑप्शन क्या है, ठीक है। फिर तीसरे में 2 जोड़ेगा तो 13 और 2 15 चाहिए जी, ये खत्म। ये तीनों ऑप्शन क्या है, अभी भी जिंदा है। इसके बाद फिर 1 चाहिए, 23 और 1 24 चाहिए, एक्स चाहिए, सब में एक्स है, ये ठीक है। फिर 15 2 17 चाहिए, क्यू चाहिए, इसमें क्यू नहीं है, हटा दो, इसमें भी क्यू नहीं है, हटा दो। आंसर आपका बन के आ गया BPBOXQC, यानी पीछे की तरफ से +2 और आपका +1 का क्या है, लॉजिक है। क्लियर है। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है, ये सवाल आपका है, ये आपका जो सवाल है इस सीरीज से है, नंबर सीरीज। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें। पहले में आपका जो गैप आया है 10 का गैप आया है, अगले में भी 10 का गैप आया, अगले में भी 10 का गैप, अगले में। इतना आसान सवाल भी ऐसे पूछता है क्या, हमारे बच्चे इसको देखते आंख बंद करके आंसर मारेंगे 77, और वही उनका जवाब होगा। एसएससी वाले सोचते रह जाएंगे कि बच्चों ने 5 सेकंड में जवाब दिया तो दिया कैसे। अगला ऐसा सवाल कल भी आया था जी, एन और जापान, सेम सवाल था लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया है। कल भी सवाल था आपके देश और उसकी मुद्रा पर सवाल था, आज भी आपका देश और मुद्रा पर सवाल आया है। सवाल है एन और जापान में जो रिलेशन है, तो भैया रिलेशन क्या है, जापान की मुद्रा एन है। अब अगर आपको देश की मुद्रा याद नहीं है तो दिन भर भी बैठे रहिएगा तो ये बनने वाला नहीं। यानी एनालॉजी का जो शब्द एनालॉजी होता है, शब्द समानांतर होता है, उसमें आपको कंट्रोल होना चाहिए जीके और जीएस पर। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता है, अगर देखिए रीजनिंग में ये सवाल क्यों पूछा जाता है, सिंपल सी बात है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको देश की राजधानी, राज्य की राजधानी, देश की मुद्रा, राज्य का नेत्र याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है इसका मतलब आपको कंपटीशन की तैयारी करने का अधिकार नहीं है। तो सिंपल सी बात है, पूछा है कि एन और जापान में क्या रिलेशन है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी देश और उसकी मुद्रा का मैच करता है। तो जहां तक मुझे पता है लीरा और तुर्की, यानी तुर्की की जो मुद्रा होती है वो लीरा होती है। क्लियर है। और अगर आपको याद नहीं होगा, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है, टका होती है। तो अगर इस सब चीजें आपको याद नहीं है तो फिर आप कंपटीशन में बैठने के लायक नहीं बचे। इसलिए अगर आपको जीके की तैयारी है तो ये सारे सवाल आप देखते ही उड़ा देंगे। अगला सवाल फिर से आपके पास आया है, डाइस। सवाल पूछा है कि 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 4 जहां भी हो मुझे नहीं पता, बस हमें पता करना है कि अपोजिट निकालो क्या होगा। देखो 3 पोजीशन दिया हुआ है, एक बार में किसी 2 को उठाना है, जिसको मन करे उठाइए, अपोजिट निकाल दीजिए। 1 और 2 को उठाएंगे तो 1 और 2 में क्या कॉमन है मेरे दोस्त, तो कॉमन m है। तो m से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। नियम कहता है कि जब 2 पोजीशन दिया हो और दोनों में क्या हो, एक एक नंबर कॉमन हो तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्या बच गया, m के अपोजिट में 4 बच जाएगा। इसका मतलब कह रहा है 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। m आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ कौन सा नियम काम करता है, डाइस का 3 पोजीशन दिया हो या 4 पोजीशन दिया हो, एक बार में किसी 2 को लेना है और लेने के बाद उसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और लिख दीजिए। इसमें क्लॉकवाइज के बाद MR 9 आया है, इसमें क्लॉकवाइज के बाद M5 और 6 आया है। आपने, अब सवाल बच्चे के मन में होगा सर 4 कहाँ से लाए, तो भैया किसका इस्तेमाल किया गया है, 6 तो आपने लिख दिया है, R तो आपने लिख दिया है, बच क्या गया 4, तो मैंने 4 को यहाँ डाल दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत में क्या होगा, तो 4 के विपरीत में क्या होगा, M होगा। क्लियर है। अगला सवाल, यही सवाल आएंगे बाबू मेरे, इसलिए दिमाग लगाओ। अगला सवाल है, कह रहा है कि हैश की जगह पर क्या कैलकुलेशन किया जाए कि आपका 28 आ जाए।
यहाँ इसकी जगह पर क्या रख के कैलकुलेशन किया जाए कि 22 आ जाए, यहाँ इसकी जगह पर क्या रख के कैलकुलेशन किया जाए कि आपका आंसर आ जाए। क्या लॉजिक है जी? तो 8 को अगर जोड़ दें, देखो गुना अगर करेंगे तो 8 छक्का 48 हो जाएगा, और उसका आधा करेंगे तो 28 थोड़ी होगा, 24 होगा। तो फिर क्या करें, गुना करने पर तो हो नहीं रहा। अगर इसको जोड़ देते तो जोड़ने पर 8 6 14 आता, और इसका दोगुना कर देते तो 28 आ जाता। यदि इन दोनों को जोड़ देते 7 4 11, 11 को दोगुना कर देते तो 22 आ जाता। उसी प्रकार आप इसको जोड़ दीजिए, 9 और 3 12, 12 का दोगुना कर दीजिए, जो नियम ऊपर लगा है वही नियम नीचे लगा दीजिए, आपका जवाब चुटकियों में निकल के आ जाएगा। अगला सवाल फिर से, ये सवाल है सीरीज का, और इस क्वेश्चन में था मुझे डाउट। क्या डाउट था, आइए देखते हैं। आर का इस्तेमाल जो किया गया है, हम सबसे पहले आर पे फोकस करते हैं, बाकी को छोड़ दीजिए। आर का इस्तेमाल जो किया गया है, पहले आर यहाँ था, बाद में आर यहाँ आ गया, तीसरा आर यहाँ आ गया, चौथा आर यहाँ चला गया, पांचवा आर को यहाँ आना चाहिए, ये निश्चित तौर पे आना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में आर वहां आया नहीं है। इसका मतलब है कि टाइपिंग करते समय कुछ ना कुछ आपसे गलतियां हुई है। अब क्या हुआ है मुझे नहीं पता। अगला अगर फोकस करेंगे हम, एक और आइए लॉजिक देख लेते हैं। ये जो ट्रायंगल था, इसमें यहाँ आ गया, इसके बाद ये ट्रायंगल यहाँ आया लेकिन शेप बदल गया, इसके बाद यहाँ आया, ठीक है, इसके बाद यहाँ जाएगा तो क्या से बदलेगा क्या नहीं पता नहीं, यानी कोई लॉजिक आपका ढंग से मिल नहीं रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाउट है, और सबसे पहला डाउट शुरू कहाँ से हुआ था, आर से हुआ था, क्योंकि आर तो होना ही चाहिए, सीरीज है, सब में अगर आर आया है तो यहाँ आर की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए, जो नहीं है। क्लियर है? तो इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा इस क्वेश्चन को फिर से लाके, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में डाउट है। अगला ये अगला सवाल है सीरीज का, जो लेटर सीरीज से संबंधित है। क्या कह रहा है, पहले आपका 16 आया है, फर्स्ट लेटर का कंपैरिजन हमेशा फर्स्ट से करते हैं। 16 6 22, 22 और 6 28, 2 लिखिए या 2 की जगह पर इसका इस्तेमाल 28 कीजिए, दोनों बात बराबर है, और फिर 2 में 6 जोड़िएगा तो 8 आएगा। आपको 6 जोड़ना है, यानी पहले लेटर में 6 जोड़ना है, 814, 14 का मतलब क्या होता है, एन होता है। सेकंड लेटर को देखिएगा तो यहाँ 17 आता है, यहाँ क्या है 14 है, यहाँ क्या है 11 है, यहाँ क्या है 8 है, -3, सब में -3 हुआ तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। एंड के बाद क्या चाहिए, यहाँ ई होना चाहिए। इसके बाद 18 है, 18 के बाद 26 है, 26 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है, इसमें +8 हो रहा है, यानी आपका क्या जोड़ा है, 8 जोड़ा है, तो 16 8 24 का मतलब क्या होता है, एक्स होता है। और लास्ट लेटर में आइए, 19 18 -1 -1 -1 तो -1, NXEO जो आपका जवाब सही होगा, जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही जवाब है। तो कभी भी लेटर सीरीज बनाइए तो पहले का कंपैरिजन पहले से, फिर पहले से, फिर पहले से, फिर सेकंड का सेकंड से, सेकंड से, सेकंड से करते जाइए, आपका कंसेप्ट आपके हाथ में आ जाएगा। अगला सवाल फिर देखिए, फिर आपको देश दुनिया के बारे में सवाल पूछा है मेरे दोस्त, फिर से आपका सवाल पूछा है। सवाल दिया है कि नैरोबी और केन्या, क्या रिलेशन इन दोनों के बीच में। तो जब देश की मुद्रा आपको याद करनी थी तो देश की राजधानी भी याद कर लेते, काम हो जाता। केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी, इसका मतलब ओस्लो राजधानी होगी। कहाँ की होगी, जैसे थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, क्यूबा की राजधानी कहाँ है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, और नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे सर नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, ओस्लो है। तो इसको देखिए समझ लीजिए, जीके जीएस में नहीं, रीजनिंग में भी आपको जीके जीएस चाहिए, इसलिए जीके जीएस को कंठस्थ याद कर लीजिएगा। राज्य राजधानी, देश राजधानी, राज्य का नृत्य, देश की मुद्रा, ये सारा चीज आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है मेरे दोस्त, ओस्लो है। अगला सवाल, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम सजाना है। ये शब्द जो है वो तार्किक वे में बताइए, लॉजिकली वे में किस प्रकार से चलने चाहिए। तो भैया सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले किसी को बीमारी होगी तो किसके पास जाएगा, चिकित्सक से मिलेगा। चिकित्सक से मिलकर वो क्या करता है, उससे राय विचार करता है कि मुझे क्या दिक्कत है बताइए मुझे। उसके बाद दवा की दुकान पर जाता है और क्या खरीद लेता है, दवा खरीद लेता है। 1 3 5 2 4 जिस भी ऑप्शन में दिया उसको टिक कर दीजिए, 1 3 5 2 4, यही आपका क्या होगा, जवाब होगा। ये लॉजिकल वर्ड आते हैं, 4 5 वर्ड दिए जाएंगे, उसको सजाना होता है। देखिए इसमें दो चीज होता है, एक प्राकृतिक घटनाएं आ जाती हैं, या दूसरा मानव रूप की घटना। जैसे आपकी शादी होने वाली है, तो जब आपकी शादी होती है तो पहले क्या होगा, तो पहले देखा देखी होगा, फिर छेका होता है, फिर आपका तिलक चढ़ता है, फिर आपकी शादी होती है, फिर आपका रिसेप्शन होता है। ये भगवान ने नहीं बनाया है, इसको आपने बनाया है। अगर कुछ लोग कहते हैं आपका मंदिर में ब्याह कर लेंगे, 5 मिनट बाद खत्म हो गया, वहां कहाँ प्रोसेस फॉलो होता है। तो ये नियम किसने बनाया है, ये नियम आपने और हमने बनाया है कि हम ऐसे प्रोसेस को फॉलो करें। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जो प्राकृतिक होती हैं,
पहले क्या होगा, फिर जैसे आपका जन्म होता है तो आप पहले शिशु होते हैं, फिर छोटे छोटे बालक बनते हैं, बड़े बनते हैं, फिर बड़ा आदमी बनते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। ये प्रोसेस किसके द्वारा बनाया गया? आपके द्वारा नहीं, ये प्राकृतिक घटना है। तो एक प्राकृतिक घटना के रूप में भी कुछ वर्ड आ जाएंगे या मानव रूपी घटना के रूप में भी कुछ वर्ड आ जाते हैं। तो जैसे होता है वैसे ही आपको सजा देना है, बस यही आपका लॉजिकल सीक्वेंस सब क्या है, वर्ड है। अगला सवाल, और आसान सवाल आपके पास है। सवाल कह रहा है कि बताइए ईंट और दीवार, बोरी और वाट, यानी दीवार जो बनता है किससे बनता है? ईंट से बनता है। जैसा संबंध होगा, ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ भी संबंध राइट टू लेफ्ट बनेगा। जूट, जूट से क्या बनता है? बोरी बनता है। इसका मतलब ईंट दीवार तो जूट बोरी, जूट आपका आंसर हो जाएगा। रीजनिंग के ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो मुझे लगता है कि 15 मिनट आपके लिए काफी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका एम्बेडेड फिगर अंतर्निहित आकृति। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में देता है कि इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, आपका शेप चाहिए, आपको ऐसे शेप करके ऐसा एक शेप चाहिए। अब किस फिगर में शेप बनेगा उसको लेकर रखिएगा, जिसमें नहीं बनेगा हटा दीजिए। आप मुझे बताइए, इस वाले क्वेश्चन में लाइन तो ऐसे आ रहा है, लेकिन क्या शेप ऐसे आ रहा है? जी बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसमें एक लाइन ऐसे तो आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं जा रहा है, खत्म करो। इसमें तो ऐसे लाइन आ रहा है लेकिन ऐसे नहीं, खत्म करो। एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसको। एक लाइन ऐसे आके फिर ऐसे घूमना चाहिए। क्या इस ऑप्शन को छोड़कर बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा है? देखो तो, ये देखिए, ये जो शेप बना है, ये शेप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस आकृति को कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसके अलावा ये आकृति किसी भी फिगर में आपको बनती हुई दिखाई दे रही है क्या? नहीं। इसलिए तीनों ऑप्शन को मैंने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। नॉन वर्बल के सारे क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से बनते हैं, ज्यादा दिमाग लगाइएगा फंस जाइएगा। इसलिए देखते रहिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइए, एक ऑप्शन आपका बच जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। चलिए, आज का अंतिम सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 1869 1245 और आपका है 183। कैसे है फिगर को देखिए, 18 में 69 तक कैसे पहुंच सकते हैं? 18 से 69 में पहुंचने का तरीका है कि सर अगर हम 4 गुना कर दें तो यहां तक पहुंच जाएंगे। चलिए 4 गुना कर दिया मैंने, तो 72 हो जाएगा, लेकिन जब तक आप 3 इसमें से घटाएंगे नहीं, आप 69 के पास पहुंचेंगे नहीं। क्या यही नियम नीचे भी चल रहा है जी? तो हाँ, 12 चौका 48 करके अगर 3 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 69 गुने 4 करना होगा। 69 गुना 4 कितना होता है मेरे दोस्त? 9 चौका 36, 3 6 चौका 24 और 3 27। यानी दूसरे वाले में 3 गुना करके और 3 जोड़ना पड़ेगा। नहीं 4 गुना करे, सॉरी, पहले से दूसरे में जाते समय 4 गुना करके 3 घटाए हैं, इसमें 4 गुना करके 3 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से भी मिला लो, 45 चौका होता है 180 और 180 में 3 जोड़ेंगे तब आएगा 183। अब इसी रूल को फॉलो करने वाला ऑप्शन कौन सा है ये पता करिए। आपको 4 गुना करके 3 घटाना है, 22 चौका 88। नियम सही है, इसमें चल रहा है फर्स्ट लेटर में 3 घटा दिए, लेकिन अगले वाले में चल रहा है क्या? 4 गुना करिए तो 5 चौका 20, 2 और 8 चौका 32 और 2 34, 340 प्लस 5 जोड़ना पड़ेगा, ये ऑप्शन गलत है। इसमें देखिए तो 16 चौका 64 प्लस 3 गुना 4 करके प्लस 3 करना पड़ रहा है तो ठीक है। नहीं, 16 चौका 64 प्लस 3 करना पड़ेगा, हमें पहले वाले में क्या करना है? घटाना है, ये भी गलत हो जाएगा। 14 चौका 56, ये तो बहुत ही पीछे रह गया। लास्ट ऑप्शन क्या बचा जी? 32 गुने 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 में से 3 गया 125, ये सही है। और अगले वाले में गुना 4 करके प्लस क्या करना होगा? 3 माइनस 3 प्लस 4, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए, ऐसे ही मजेदार सवाल लेकर पारा चंपारण वाला हमेशा आपके साथ आएगा। अब आपको मिलने वाले हैं थोड़ी ही देर में जीके जैसी क्लासेस, फिर मैथ की क्लासेस, यानी डेली बेसिस पर आपको रीजनिंग, मैथ्स और जीके जैसी क्लासेस चैनल पर मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि डेली की क्लासेस आपको मिल सके। चलिए, थैंक यू सो मच।